रात के ठीक 12:30 बज रहे थे। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर बारिश की मोटी बूंदें टीन की छत से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। लाइटें टिमटिमा रही थीं, जैसे हर पल बुझ जाएंगी। हवा में ठंडक नहीं, किसी अनदेखे डर की मौजूदगी थी। आर्या, 24 साल की एक जर्नलिज्म स्टूडेंट, भीगे हुए बैग को कंधे पर टांगे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। वो फोन कान से लगाए बोली, माँ, बस ट्रेन में बैठ जाऊं फिर आराम है। मुंबई एक्सप्रेस ही है ना? हाँ बेटा, लेकिन ज्यादा किसी से बात मत करना, आजकल खबरें ठीक नहीं है। आर्या हल्की सी मुस्कुराई, कॉल काट दी। उसे क्या पता था, आज की रात उसकी जिंदगी का मतलब बदलने वाली है। अचानक स्टेशन पर अनाउंसमेंट गूंजी, यात्रियों से निवेदन है, मुंबई एक्सप्रेस 5 मिनट में प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। बारिश और तेज हो गई। ट्रेन की हेडलाइट दूर से अंधेरे को चीरती हुई पास आ रही थी। ट्रेन रुकी, भीड़ नहीं थी। आर्या जल्दी जल्दी चढ़ी और एक खुले दरवाजे में घुस गई। कोच के बाहर लिखा था, कोच 13। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ट्रेन चल पड़ी। कोच के अंदर नीली लाइट जल रही थी। 4 यात्री बैठे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई हरकत नहीं। आर्या ने घबरा कर पूछा, एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है? कोई जवाब नहीं। प्यास लगी। आर्या उठकर वॉश बेसिन की तरफ गई। नल खोला, पहले कुछ नहीं, फिर अचानक गाढ़ा लाल तरल बहने लगा। नाली में जली हुई मांस की टुकड़े दिखे। तभी उसके पीछे एक आधी जली हुई औरत खड़ी थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। डर क्यों रही हो? उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। ये ट्रेन घर नहीं ले जाती, ये यादें ले जाती है। कई साल पहले मुंबई एक्सप्रेस के इसी कोच में आग लगी थी, कोच नंबर 13। सब जल गए। चारों तरफ भूतिया यात्री दिखाई दिए। हर साल उसी रात वही समय ये कोच फिर चलता है। तभी एक जला हुआ टिकट चेकर कोच में दाखिल हुआ। टिकट दिखाइए मैडम। वो पास आया और मुस्कुराया, आप गलत ट्रेन में हैं। लाइटें जोर से झपकने लगी। तेज झटका लगा, लाइट बंद। आर्या जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। जब होश आया तो सफेद दीवारें थीं। अस्पताल। आर्या बिस्तर पर थी, मां रो रही थी। तभी एक नर्स धीरे से पास आई। कहते हैं, मुंबई एक्सप्रेस का कोच नंबर 13 आज भी चलता है। जो उसमें चढ़ता है वो वापस नहीं आता। और कहीं दूर रेल की पटरियों पर घड़ी फिर 12:35 दिखा रही थी। मुंबई एक्सप्रेस एक बार फिर चल पड़ी थी। जैसलमेर। दिन में ये शहर सुनहरा लगता है, लेकिन सूरज ढलते ही यही रेत, यही हवाएं और यही सन्नाटा कुछ और ही कहानी सुनाने लगता है। शाम का वक्त था। आसमान नारंगी से धीरे धीरे गहरा नीला हो रहा था। रेगिस्तान की ठंडी हवा अब गर्म नहीं बल्कि चुभने लगी थी। 4 दोस्त, राहुल, अमित, नेहा और समीर जैसलमेर घूमने आए थे। सब एक्साइटेड थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर यादगार नहीं बल्कि डरावना बनने वाला है। जीप चलाते हुए ड्राइवर हनीफ
अचानक धीमा हो गया। साहब, सूरज ढलने से पहले निकल जाना ठीक रहेगा। क्यों भाई, भूत निकल आते हैं क्या? हनीफ ने आईने में देखा और पहली बार उसकी आवाज कांपी। भूत नहीं साहब, जो कभी इंसान थे वो। जीप के बाहर रेत पर किसी ने जैसे कदम रखा हो। तुमने सुना? हनीफ ने कुछ नहीं कहा, बस एक्सीलरेटर बढ़ा दिया। रास्ते में एक टूटी फूटी हवेली दिखी। दरवाजा आधा खुला, जैसे किसी ने भागते वक्त छोड़ा हो। ये जगह अबैंडन्ड लग रही है। हनीफ ने ब्रेक मारा। इस हवेली की तरफ देखना भी मत। क्यों? हनीफ ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, यहां रात को आवाजें आती हैं, कभी औरत की, कभी बच्चे की, और कभी सिर्फ रोने की। रात हो चुकी थी। होटल दूर था, नेटवर्क नहीं था और जीप बंद हो गई। अब ये क्या ड्रामा है? तभी दूर हवेली की तरफ से एक धीमी आवाज आई, पानी। ये किसकी आवाज थी? डर के बावजूद पानी और मदद के लिए सब हवेली की तरफ बढ़े। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही ठंड बढ़ गई। दीवारों पर पुराने निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। हवेली जिंदा लग रही थी, सांस लेती हुई। अचानक पीछे से आवाज आई, मम्मी। नेहा पलटी, पीछे कोई नहीं था। ऊपर एक कमरा था, वहां जली हुई दीवारों पर लिखा था, हमने गलती नहीं की थी। तभी एक परछाई उभरी, औरत, चेहरा जला हुआ, आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। प्यास से मरे थे हम कुछ नहीं कर सकते थे। औरत ने बस इतना कहा, सच बताओ ताकि कोई और यहां ना आए। सुबह सब खुद को हवेली के बाहर पाते हैं। जीप स्टार्ट हो जाती है। हवेली पीछे मुड़कर देखने पर गायब। हनीफ की आवाज गूंजती है, अब आप समझे, जैसलमेर सिर्फ इतिहास नहीं, इंसाफ भी मांगता है। कुछ जगहें डराने के लिए नहीं होती, बल्कि सच याद दिलाने के लिए होती हैं। और जैसलमेर की ये कहानी आज भी रेगिस्तान की हवा में फुसफुसाती है। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश लगातार गिर रही थी। सड़क पर पानी जमा हो चुका था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बारिश की बूंदों से टकराकर और भी डरावनी लग रही थी। उसी बारिश के बीच एक लड़का अपना बैग उठाए तेज कदमों से चलता हुआ एक पुराने से मकान के सामने रुका। मकान बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत पुराना जरूर था। दीवारों पर सीलन, खिड़कियों पर जंग लगे लोहे के ग्रिल और छत से टपकता पानी। मकान के बाहर लगा बोर्ड बारिश में भीगते हुए साफ पढ़ा जा सकता था।
किराए पर कमरा खाली है। उस लड़के का नाम था अमन। अमन ने एक पल के लिए ऊपर की ओर देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से फिसलती हुई नीचे जमीन पर गिर रही थीं। उसे नहीं पता था कि जिस घर के अंदर वो कदम रखने वाला है, वहां से कुछ लोग सिर्फ बाहर नहीं निकले, बल्कि कभी मिले ही नहीं। दरवाजा खोलते ही पुरानी लकड़ी की चरमराने की आवाज आई। घर के अंदर अजीब सी ठंडक थी। जबकि बाहर बारिश के बावजूद मौसम इतना ठंडा नहीं था। उसी वक्त सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखा। कमरा देखना है। शर्मा जी की आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी, ना ही बेरुखी, बस एक अजीब सी उदासी। हाँ, किराए के लिए। दरवाजा खुलते ही हवा भारी हो गई। शर्मा जी ने बिना कुछ पूछे चाबी आगे बढ़ा दी, जैसे वो पहले से जानते हो कि अमन क्या जवाब देने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश अब भी रुक रुक कर गिर रही थी। अमन अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी बगल वाले कमरे से किसी के चलने की हल्की आवाज आई। कौन है? फिर धीरे से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं मीरा हूँ, बगल वाले कमरे में रहती हूँ। मीरा दिखने में बिल्कुल आम लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसकी मुस्कान में कुछ अधूरा सा था। दिन बीतते गए, लेकिन हर रात अमन को वही आवाजें सुनाई देती। दीवारों के पीछे से रोना, फर्श पर किसी के घिसटने की आवाज। आखिरकार पड़ोसन ने सच बता दिया। बेटा, मीरा इस घर की आखिरी किराएदार थी। उसके बाद जो भी आया वो गया ही नहीं। उस रात मीरा अमन के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। और तभी सच सामने आया। मीरा मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। मुझे बस इंसाफ चाहिए। अमन ने वादा किया और पहली बार उसने डर महसूस नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में हिम्मत थी। कहते हैं कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वे न्याय मांगने आती हैं। और यही कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली रात घर का हर कोना जैसे सांस लेने लगा और अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। मीरा अब केवल एक छाया नहीं रही, उसकी पूरी आत्मा प्रकट होने लगी थी। अमन, अब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और उसी क्षण अमन ने देखा कमरे की दीवारों पर पुराने निशान। ये सब क्या हुआ था यहाँ? मीरा ने धीरे से अपनी कहानी बतानी शुरू की। कैसे उसे मारा गया और सच छुपाया गया। शर्मा जी ने मुझे मेरी जिंदगी छीन ली। अमन को समझ आ गया, अगर सच सामने नहीं आता तो ये घर हमेशा खौफ बनकर रहेगा। मैं तुम्हारा सच सामने लाऊंगा, वादा है। मीरा की आत्मा अब संतुष्ट थी, पर उसका इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ था। सच सामने आएगा और तब सब बदल जाएगा। और उस रात अमन ने पहली बार महसूस किया डर
और न्याय के बीच की खाई कितनी गहरी होती है। और वही रात अब बदलाव लाने वाली थी। सच सामने आ रहा था और न्याय की हवा पूरे घर में फैल रही थी। शर्मा जी, अब तुम सच बताओ। मैंने सब छुपा लिया, मीरा को मार दिया। और उसी पल मीरा की पूरी आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में न्याय की आग जल रही थी। अब मैं शांत हो सकती हूँ, लेकिन सच सामने आना चाहिए। अमन ने वादा किया कि वो मीरा की हत्या का सच सबके सामने लाएगा। तुम चैन की नींद सो सकती हो, मैं तुम्हारे लिए सच लाऊंगा। और तभी मीरा की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। घर अब शांत लग रहा था। मैं अब सही करूंगा, सबको सच बताऊंगा। अगली सुबह अमन शहर छोड़ चुका था। शर्मा निवास आज भी खड़ा है, बारिश में भीगता हुआ। और आज भी उसके बाहर वही बोर्ड टंगा है, किराए पर कमरा खाली है। दोस्तों, स्कूल वो जगह होती है जहां हमें जिंदगी के सबसे अच्छे सबक मिलते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही स्कूल आपको मारना सिखाने लगे तो? आज की ये एनिमेटेड हॉरर स्टोरी सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि ये बताएगी कि हर आवाज पर भरोसा करना जरूरी नहीं। 15 साल का आरव अपने पापा के ट्रांसफर की वजह से एक छोटे से कस्बे के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेता है। पुराना स्कूल, पीली दीवारें, टूटी खिड़कियां और घंटियों की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज। आरव चुप रहने वाला लड़का था, क्लास में किसी से बात नहीं करता था। और ऐसे बच्चों को स्कूल के बुली बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। क्लास का सबसे बदमाश लड़का राघव आरव को रोज तंग करता। कभी बैग छीन लेता, कभी सबके सामने धक्का दे देता। टीचर्स देखते हुए भी कुछ नहीं कहते। आरव हर दिन और चुप होता जा रहा था। उस स्कूल में एक अजीब बात थी। हर दिन छठे पीरियड की घंटी बाकी घंटियों से अलग बजती थी, ज्यादा लंबी, ज्यादा भारी। और जैसे ही वो घंटी बजती, पूरा स्कूल अजीब तरह से शांत हो जाता। एक दिन छठे पीरियड में टीचर क्लास में नहीं आई, पूरा पीरियड खाली था। तभी आरव के कान में एक बहुत धीमी आवाज आई, कमजोर मत बनो। आरव ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। आवाज फिर आई, जो डराता है उसे खत्म कर दो। अचानक राघव आरव के पास आया और उसे जोर से धक्का दिया। और उसी पल आरव के दिमाग में वही आवाज गूंजी। अभी आरव को खुद नहीं पता चला कि उसने कब राघव के सिर पर बेंच उठाकर मार दी। खून, क्लास में चीखें, सब सन। राघव बच गया, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी आरव को छुआ नहीं। उस दिन के बाद छठे पीरियड की घंटी आरव को अच्छी लगने लगी, क्योंकि उसी पीरियड में वो आवाज आती और आवाज हमेशा उसे सही ही लगती। धीरे धीरे जो भी आरव को तंग करता, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लगता। किसी का हाथ टूट गया, किसी के दांत। लेकिन आरव कहता, मैंने कुछ नहीं किया। एक दिन स्कूल का पुराना चपरासी आरव के पास आया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, छठे पीरियड की घंटी कभी बजनी ही नहीं चाहिए थी। 2 साल पहले इस स्कूल का एक स्टूडेंट छठे पीरियड में क्लासरूम में ही सबको मारने लगा था और बाद में उसने खुद को स्कूल की घंटी से लटका लिया था। मरते वक्त वो चिल्लाया था, अब सब मेरी आवाज सुनेंगे। आरव समझ चुका था, वो आवाज उसकी नहीं थी, वो घंटी उस लड़के की आत्मा थी।
और छठे पीरियड में वो आत्मा किसी एक कमजोर बच्चे को चुनती थी और उसके अंदर घुस जाती थी। अगले दिन छठे पीरियड की घंटी बजी, लेकिन इस बार आरफ भागा नहीं। वो सीधा स्कूल की घंटी के पास गया और जोर से चिल्लाया। अब बस। उसने घंटी की रस्सी पकड़कर पूरी ताकत से खींची। रस्सी टूट गई, घंटी नीचे गिरी और उसी पल पूरा स्कूल एक अजीब चीख से गूंज उठा। उस दिन के बाद छठा पीरियड हटा दिया गया, घंटी बदल दी गई, आरव का स्कूल भी। लेकिन आज भी अगर किसी स्कूल में घंटी जरूरत से ज्यादा देर तक बजे तो लोग कहते हैं शायद किसी ने फिर से आवाज सुन ली है। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी छठे पीरियड की घंटी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। उस घर में 11 लोग थे और हैरानी की बात यह है कि मरते वक्त किसी ने भी मदद के लिए आवाज नहीं लगाई। दिल्ली की एक आम सी गली, ना कोई सन्नाटा, ना कोई डर। सुबह दूध वाला आता था, शाम को बच्चे खेलते थे। और उसी गली में एक ऐसा घर था जिसे लोग सबसे संस्कारी परिवार कहते थे। 3 मंजिला मकान, नीचे दुकान, ऊपर पूरा परिवार। कुल 11 लोग, दादी, 2 भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे और एक आदमी जिसकी बात घर में आखिरी मानी जाती थी। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे, बस कहते थे बड़े पापा। ना लड़ाई, ना शराब, ना पुलिस। सुबह पूजा होती थी, शाम को साथ खाना। अगर कोई बीमार पड़ता तो ठीक भी जल्दी हो जाता। दुकान चलती थी, पैसा आता था, घर में अनुशासन था। पड़ोसियों को लगता था काश हमारा परिवार भी ऐसा होता। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी घर के अंदर धीरे धीरे सोच बंद हो रही थी। बड़े पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सा भरोसा था। वो कहते थे मेरे पिताजी मुझसे बात करते हैं, मरने के बाद भी। शुरू में लोगों को अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने बताया कि किस दिन क्या करना है और उससे फायदा होने लगा तो सवाल अपने आप रुक गए। क्योंकि जब किसी की बात से घर चलता है तो इंसान सोचता नहीं, मान लेता है। घर में कुछ बातें थीं जो बदली नहीं जाती थीं। पूजा अंधेरे में होती थी। पूजा के समय कोई नहीं बोलता था, आंखों पर कपड़ा बांधा जाता था। कभी कभी बच्चे पूछते क्यों, तो जवाब आता मत पूछो, बड़े पापा जानते हैं। और यही वो जगह थी जहां से सब कुछ फिसलने लगा। उस दिन भी कुछ अलग नहीं हुआ। दुकान खुली, खाना बना, बच्चे हंसे। रात को सबने साथ खाना खाया। किसी को नहीं बताया गया कि आज सब कुछ खत्म होने वाला है। बस इतना कहा गया कि आज एक खास पूजा है। कोई नहीं डरा, क्योंकि डरना सिखाया ही नहीं गया था। घर के दरवाजे बंद थे, मोबाइल साइलेंट पर। बड़े पापा ने एक एक करके बुलाया। रस्सियां पहले से थीं, पट्टियां रखी थीं। किसी ने विरोध नहीं किया। एक मां ने अपने बच्चे की आंखों पर खुद कपड़ा बांधा। एक भाई ने दूसरे भाई की रस्सी कसी, क्योंकि उन्हें बताया गया था ये मरना नहीं है, ये बस एक प्रक्रिया है। 10 लोग छत के पास एक एक करके फंदे पर चढ़ते गए। नीचे बड़े पापा खड़े थे। उन्होंने आखिरी बार कहा सब ठीक होगा। और फिर घर में कोई चीख नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी। बस 10 शरीर हवा में थे और 11वां नीचे लेटा हुआ। पड़ोसी आए। दरवाजा खोला और जो दिखा वो किसी एक की नहीं, पूरे देश की नींद ले गया। पुलिस आई, कैमरे आए, सवाल आए, लेकिन जवाब नहीं। घर से एक डायरी मिली। साफ लिखा था सब कुछ योजना के अनुसार हुआ।
कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस निर्देश। पुलिस को शुरू में लगा ये एक साथ हुई आत्महत्या है, लेकिन घर में कदम रखते ही वो बात साफ हो गई कि ये मामला सामान्य नहीं है। कमरे में कोई तोड़फोड़ नहीं थी, किसी ने भागने की कोशिश नहीं की थी, किसी के नाखूनों में खून नहीं था। सब कुछ बहुत ज्यादा व्यवस्थित था। डायरी किसी बेडरूम से नहीं मिली, किसी तिजोरी से भी नहीं। वो मिली घर के मंदिर से, पूजा की किताबों के बीच। कवर साधारण था, अंदर की लिखावट साफ। पहले पन्ने पर तारीख नहीं थी, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ये लिखना जरूरी है ताकि कोई रास्ता ना भूले। डायरी में भावनाएं नहीं थी, ना डर ना दुख, बस निर्देश। किस दिन क्या करना है, किस समय कौन बोलेगा, किसे चुप रहना है। और सबसे अजीब बात, हर पन्ने पर मैं नहीं लिखा था, लिखा था हम। जैसे लिखने वाला अकेला नहीं था। कुछ पन्नों में साफ लिखा था, अगर नियम बदले तो अनर्थ होगा, अगर पूजा अधूरी रही तो परिवार टूट जाएगा। डर आना स्वाभाविक है, लेकिन डर पर ध्यान देना पाप है। ये कोई धार्मिक किताब नहीं थी, ये किसी का दिमाग था जो कागज पर उतर गया था। डायरी में बच्चों के लिए अलग नियम थे। लिखा था, बच्चों को सवाल करने से रोको, अगर बच्चा रोए तो उसे समझाओ कि ये परीक्षा है। कहीं कहीं लिखा था, बच्चा नहीं समझेगा लेकिन मान लेगा। और यही लाइन सबसे ज्यादा डराने वाली थी। पुलिस को लगा डायरी बड़े पापा ने लिखी है, लेकिन लिखावट हर जगह एक जैसी नहीं थी। कुछ पन्ने साफ थे, कुछ हड़बड़ी में, कुछ जगहों पर शब्द काटे गए थे, जैसे लिखने वाला खुद अनश्योर हो। एक जगह लिखा था, आज आवाज साफ नहीं आई। आवाज किसकी? घर के दूसरे लोगों से जब पूछताछ हुई, जो बाहर थे, रिश्तेदार, पड़ोसी, तो एक बात सामने आई, बड़े पापा अकेले नहीं थे जो संकेत की बात करते थे। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी उसी भाषा में बोलने लगे थे। ऊपर से ऐसा कहा गया है, संकेत मिला है, आज कुछ गलत नहीं करना। जैसे एक सोच सबके दिमाग में कॉपी पेस्ट हो गई हो। यह मामला सिर्फ आस्था का नहीं था, ये था धीरे धीरे सोचने की क्षमता का खत्म होना। जब हर फैसला कोई और लेने लगे तो इंसान खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं करता। वो मान लेता है कि अगर ये गलत होता तो कोई रोकता, लेकिन यहां कोई रोकने वाला ही नहीं था। डायरी का आखिरी पन्ना सबसे छोटा था, बस 2 लाइनें, आज सब ठीक होगा, डरो मत। कोई साइन नहीं, कोई नाम नहीं, जैसे लिखने वाला खुद को भी यकीन दिला रहा हो। अगर ये सब योजना थी तो मदद क्यों नहीं मांगी गई? किसी का फोन क्यों नहीं उठा? कोई भागा क्यों नहीं? जवाब डायरी में ही था, जब आंखों पर पट्टी हो तो रास्ता नहीं दिखता। ये लाइन सिर्फ कपड़े की बात नहीं कर रही थी। अब सवाल ये नहीं था कि ये कैसे हुआ, सवाल ये था, क्या उस घर में मरने से पहले सब पहले ही अंदर से टूट चुके थे? डायरी पढ़ने के बाद पुलिस को यह समझ आने लगा कि उस रात सब अचानक नहीं हुआ। असल में उस रात से कई महीने पहले ही घर के अंदर कुछ मर चुका था, और वो था सवाल करने का हक। शुरू में नियम सिर्फ पूजा तक सीमित थे, फिर वो रोजमर्रा की जिंदगी में घुसने लगे। कौन कब बोलेगा, कौन क्या पहनेगा, कौन किससे बात करेगा। एक बहू ने एक बार पड़ोस में किसी से ज्यादा बात कर ली। उस रात डायरी में लिखा गया, अनुशासन टूटा है। उसके बाद उससे कई दिन तक पूजा में बैठने नहीं दिया गया। कोई चिल्लाया नहीं, क्योंकि उसे बताया गया ये सुधार के लिए है। शुरुआत में बच्चे डरते थे, पट्टी बांधने पर रोते थे, लेकिन फिर उन्हें रोने से मना किया गया। एक जगह डायरी में लिखा था, अगर बच्चा रोए तो उसे अकेला छोड़ दो। कुछ हफ्तों बाद बच्चों ने रोना बंद कर दिया, नहीं क्योंकि उन्हें डर नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगा डर दिखाना गलत है। आखिरी हफ्ते से पहले एक रात कुछ अलग हुआ। पूजा के दौरान बड़े पापा अचानक रुक गए। उन्होंने कहा, आज आवाज साफ नहीं है। घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने पूछा, अगर आवाज नहीं आई तो पूजा क्यों करें? यह सवाल घर में पहले कभी नहीं पूछा गया था। उस रात डायरी में कुछ नहीं लिखा गया,
बस एक लाइन थी, शक आया है। उस सवाल के बाद नियम और सख्त हो गए। मोबाइल इस्तेमाल बंद, खिड़कियां बंद, बाहर जाना सीमित। कहा गया जब तक परीक्षा पूरी ना हो बाहरी दुनिया जहर है। कोई बहस नहीं हुई क्योंकि बहस करने का अभ्यास ही खत्म हो चुका था। उस दिन घर में अजीब सी जल्दी थी। खाना जल्दी बना, बच्चों को जल्दी सुला दिया गया। बड़े पापा ज्यादा बोले नहीं, बस डायरी देखते रहे। एक जगह उन्होंने लिखा, आज रात निर्णय होगा। किसका निर्णय, किसने लिया? डायरी इसका जवाब नहीं देती। पुलिस को बाद में पता चला कि उस रात एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा डर महसूस किया था। उसके हाथ कांप रहे थे, वो बार बार पानी पी रहा था, लेकिन उसने भी मना नहीं किया क्योंकि डर को कमजोरी बताया गया था और कमजोर होना पाप। रात के करीब बड़े पापा ने कहा, अगर किसी के मन में डर है तो अभी बोल दे। कमरे में 11 लोग थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आई क्योंकि डर था, लेकिन भरोसा उससे बड़ा था। रस्सियां पहले से सही लंबाई में थी, गांठें पहले से बंधी हुई थी, जैसे किसी ने कई बार अभ्यास किया हो। एक मां अपने बच्चे की तरफ देखती है, बच्चा कुछ नहीं पूछता। ये वो पल था जहां कहानी डरावनी नहीं, बेहद खामोश हो जाती है। किसी को नहीं लगा कि वो मरने जा रहे हैं, उन्हें लगा वो कुछ साबित करने जा रहे हैं। डायरी में आखिरी बार लिखा गया, सब ऊपर छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ दूसरों के साथ होता है तो आप गलत है। अंधा भरोसा धीरे आता है और जब आता है तो आवाज छीन लेता है। अगर ऐसी सच्ची, दिमाग हिला देने वाली घटनाएं समझना चाहते हो तो विंग्स ऑफ होप यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्यों किया, सवाल ये है कि अगर आखिरी पल में कोई एक भी नहीं कह देता तो क्या सब बच सकते थे? उस रात जब घड़ी ने आधी रात पार की तो घर में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे कोई काम समय से पूरा करना जरूरी हो। सबसे पहले रस्सी हाथ में लेने वाला इंसान थोड़ा रुका, ज्यादा देर नहीं, बस कुछ सेकंड। उसने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं मिला जो कहे कि रुक जाओ। सबकी आंखों पर पहले ही कपड़ा था और शायद यही सबसे खतरनाक बात थी। दरवाजा बंद नहीं था, खिड़की भी पूरी तरह बंद नहीं थी। अगर कोई चाहता तो भाग सकता था, लेकिन डर बाहर का नहीं था, डर अंदर का था। डर ये कि अगर मैं भागा तो बाकी 10 का क्या होगा। और यही सोच हर किसी के दिमाग में थी। किसी मां ने अपने बच्चे के सामने आंसू नहीं बहाए क्योंकि रोना मना था। बच्चे चुप थे, जैसे उन्हें बताया गया हो अब कुछ मत पूछो। उस पल घर भूतिया नहीं था, वो बेहद अनुशासित था। बड़े पापा ऊपर नहीं गए, वो नीचे खड़े रहे। उन्होंने रस्सी नहीं पकड़ी, उन्होंने फंदा नहीं लगाया, उन्होंने बस सबको देखा, जैसे देख रहे हो कौन नियम पूरा करता है और कौन नहीं। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बस थकान थी। 10वां इंसान सीढ़ी पर चढ़ते वक्त थोड़ा लड़खड़ाया। उसने कहा, थोड़ा चक्कर आ रहा है। जवाब आया, बस कुछ ही पल है, और वो चढ़ गया। नीचे 11वां इंसान जमीन पर लेट गया। उसने भी आंखों पर पट्टी बांधी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो घर में कोई आवाज नहीं थी, न कोई चीख, न कोई भागदौड़, बस 10 शरीर हवा में और एक नीचे। अगर उस वक्त कोई एक भी इंसान पट्टी खोल देता तो शायद, लेकिन शायद डायरी में नहीं होता। सुबह जब पुलिस आई तो उन्हें कोई संघर्ष नहीं मिला, कोई टूटे हुए दरवाजे नहीं, कोई जख्म नहीं, बस 11 शांत चेहरे। मौत एक साथ नहीं हुई थी, कुछ पहले मरे, कुछ बाद में। इसका मतलब जब कुछ लोग अब भी जिंदा थे तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। पुलिस ने कहा यह हत्या नहीं है, कानून ने कहा यह आत्महत्या है, लेकिन समाज ने कहा यह कुछ और है, क्योंकि यहां मारने वाला कोई और नहीं था और बचाने वाला भी नहीं। बड़े पापा भी मरे हुए थे, वो भी उसी रात। लेकिन सवाल ये नहीं था कि वो मरे या नहीं, सवाल ये था कि अगर वो खुद भी किसी भ्रम में थे तो दोषी कौन है। घर गिराया नहीं गया, गली वही है, लोग आते जाते हैं, लेकिन उस घर की खिड़कियों से आज भी कोई झांकता नहीं, क्योंकि सब जानते हैं वहां भूत नहीं था, वहां इंसान थे। डर ये नहीं कि कोई आवाज सुनाई देती है, डर ये है कि जब आवाज सुनाई ही देना बंद हो जाए,
जब इंसान अपने दिमाग से ज्यादा किसी और पर भरोसा कर ले। आज की कहानी ये नहीं सिखाती कि आस्था गलत है, ये सिखाती है कि जब आस्था सवाल छीन ले तो इंसान खुद का दुश्मन बन जाता है। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाएं सिर्फ डर के लिए नहीं, समझने के लिए सुननी है तो विंग्स ऑफ होप यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्यों किया, सवाल ये है कि अगर आखिरी पल में कोई एक भी नहीं कह देता तो क्या सब बच सकते थे? उस रात जब घड़ी ने आधी रात पार की, घर में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे कोई काम समय से पूरा करना जरूरी हो। सबसे पहले रस्सी हाथ में लेने वाला इंसान थोड़ा रुका, ज्यादा देर नहीं, बस कुछ सेकंड। उसने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं मिला जो कहे कि रुक जाओ। सबकी आंखों पर पहले ही कपड़ा था, और शायद यही सबसे खतरनाक बात थी। दरवाजा बंद नहीं था, खिड़की भी पूरी तरह बंद नहीं थी। अगर कोई चाहता तो भाग सकता था, लेकिन डर बाहर का नहीं था, डर अंदर का था। डर ये कि अगर मैं भागा तो बाकी 10 का क्या होगा। और यही सोच हर किसी के दिमाग में थी। किसी मां ने अपने बच्चे के सामने आंसू नहीं बहाए, क्योंकि रोना मना था। बच्चे चुप थे, जैसे उन्हें बताया गया हो कि अब कुछ मत पूछो। उस पल घर भूतिया नहीं था, वो बेहद अनुशासित था। बड़े पापा ऊपर नहीं गए, वो नीचे खड़े रहे। उन्होंने रस्सी नहीं पकड़ी, उन्होंने फंदा नहीं लगाया, उन्होंने बस सबको देखा, जैसे देख रहे हो कौन नियम पूरा करता है और कौन नहीं। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बस थकान थी। 10वां इंसान सीढ़ी पर चढ़ते वक्त थोड़ा लड़खड़ाया। उसने कहा, थोड़ा चक्कर आ रहा है। जवाब आया, बस कुछ ही पल है, और वो चढ़ गया। नीचे 11वां इंसान जमीन पर लेट गया। उसने भी आंखों पर पट्टी बांधी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो घर में कोई आवाज नहीं थी, न कोई चीख, न कोई भागदौड़, बस 10 शरीर हवा में और एक नीचे। अगर उस वक्त कोई एक भी इंसान पट्टी खोल देता तो शायद, लेकिन शायद डायरी में नहीं होता। सुबह जब पुलिस आई तो उन्हें कोई संघर्ष नहीं मिला, कोई टूटे हुए दरवाजे नहीं, कोई जख्म नहीं, बस 11 शांत चेहरे। मौत एक साथ नहीं हुई थी, कुछ पहले मरे, कुछ बाद में। इसका मतलब जब कुछ लोग अब भी जिंदा थे तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। पुलिस ने कहा यह हत्या नहीं है, कानून ने कहा यह आत्महत्या है, लेकिन समाज ने कहा यह कुछ और है, क्योंकि यहां मारने वाला कोई और नहीं था और बचाने वाला भी नहीं। बड़े पापा भी मरे हुए थे, वो भी उसी रात। लेकिन सवाल ये नहीं था कि वो मरे या नहीं, सवाल ये था कि अगर वो खुद भी किसी भ्रम में थे तो दोषी कौन है। घर गिराया नहीं गया, गली वही है, लोग आते जाते हैं, लेकिन उस घर की खिड़कियों से आज भी कोई झांकता नहीं, क्योंकि सब जानते हैं वहां भूत नहीं था, वहां इंसान थे। डर ये नहीं कि कोई आवाज सुनाई देती है, डर ये है जब आवाज सुनाई ही देना बंद हो जाए, जब इंसान अपने दिमाग से ज्यादा किसी और पर भरोसा कर ले। आज की कहानी ये नहीं सिखाती कि आस्था गलत है, ये सिखाती है कि जब आस्था सवाल छीन ले तो इंसान खुद का दुश्मन बन जाता है। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाएं सिर्फ डर के लिए नहीं, समझने के लिए सुननी है तो विंग्स ऑफ होप यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हर अंधेरा बुरा नहीं होता, लेकिन हर अंधेरे पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं किया जाता।